अगर लिखने में एकदम साफ और प्रोफेशनल दिखना है तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता और क्रिया का सही तालमेल। आज हम इसी कला में महारत हासिल करने के लिए 20 से भी ज्यादा नियमों को समझेंगे। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है। एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब, ज्यादा सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। हम सबने स्कूल में यही तो रटा है। पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? असल में मामला इतना सीधा है नहीं। जैसा कि टूरू यूनिवर्सिटी का ये कोट कहता है, कम से कम 25 ऐसे मामले हैं जहां ये नियम उलझ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी कभी-कभी अपने ही बनाए नियमों को मानने से इनकार कर देती है। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले मूल नियम और उसकी मुश्किलों को देखेंगे, फिर कंपाउंड सब्जेक्ट्स पर आएंगे, उसके बाद मुश्किल प्रोनाउंस और ग्रुप्स को समझेंगे, फिर भ्रामक नाउन्स और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम उस बुनियादी नियम पर फोकस करेंगे और साथ ही उस सबसे आम गलती पर जो अक्सर लोग करते हैं। तो सबसे बुनियादी नियम क्या है? बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर एक कुत्ता है तो हम कहेंगे द डॉग ग्राउल्स, लेकिन अगर एक से ज्यादा कुत्ते हैं तो कहेंगे द डॉग्स ग्राउल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है और प्लूरल के साथ हट जाता है। ये हमारा बेस है। अब आती है पहली मुश्किल। अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे इस वाक्य में, द डॉग हु इज च्यूइंग ऑन माई जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड। यहां वर्ब के ठीक पहले जीन शब्द है जो प्लूरल है, लेकिन हमारा असली सब्जेक्ट डॉग है जो सिंगुलर है। इसलिए वर्ब इज होगा, आर नहीं। हमेशा असली सब्जेक्ट को पकड़ना जरूरी है। और ऐसा ही एक और जाल है प्रेपोजिशनल फ्रेज का। इस वाक्य को देखिए, द अराइवल ऑफ न्यू फॉल फैशंस हैज एक्साइटेड शॉपर्स। यहां भी वर्ब के सबसे पास फैशंस है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है अराइवल, जो कि सिंगुलर है। इसलिए सही वर्ब हैज होगा, हैव नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स की, मतलब वो वाक्य जिनमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ें तो ज्यादातर वर्ब प्लूरल ही होता है। जैसे द काउ एंड द पिग आर जंपिंग। लेकिन यहां कुछ मजेदार अपवाद हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही चीज या एक ही आइडिया बना रहे हों, जैसे रेड बीन्स एंड राइस इज माई मम्स फेवरेट डिश, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। और एक और बात, अगर सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन। अच्छा, और या नॉर के लिए एक बहुत आसान सा नियम है। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल या निकटता का नियम। इसका मतलब है आपको बस ये देखना है कि वर्ब के सबसे नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब उसी के हिसाब से चलेगा। इस उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले वाक्य में देखिए, द बॉय और हिज फ्रेंड्स रन एवरी डे। वर्ब रन के पास फ्रेंड्स हैं जो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। अब दूसरे वाक्य में देखिए, हिज फ्रेंड्स और द बॉय रन्स एवरी डे। यहां वर्ब रन्स के पास बॉय है जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस और कलेक्टिव नाउन्स। ये जो शब्द है ना, जैसे एवरीवन, समबडी, एनीथिंग, ये बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। तो हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले कॉलम वाले शब्द जैसे एवरीवन या नथिंग हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे एवरीवन इज हैप्पी। दूसरे कॉलम वाले जैसे फ्यू और मेनी हमेशा प्लूरल। और तीसरे कॉलम वाले जैसे सम और ऑल थोड़े ट्रिकी हैं, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। तो वो शब्द जो संदर्भ पर निर्भर करते हैं, उनका क्या? उनका राज छिपा है ऑफ के बाद आने वाले शब्द में। अगर वो शब्द सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, जैसे सम ऑफ द मूवी वॉज हिलेरियस। लेकिन अगर ऑफ के बाद वाला शब्द प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे सम ऑफ द एक्टर्स वर हिलेरियस। कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम या जूरी, इनकी कहानी भी दिलचस्प है। यहां बस ये देखना है कि पूरा ग्रुप एक साथ एक यूनिट की तरह काम कर रहा है या उसके मेंबर अलग अलग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर टीम एक साथ दौड़ रही है तो द टीम रन्स, लेकिन अगर जूरी के सदस्य आपस में बहस कर रहे हैं तो द जूरी आर आर्ग्यूइंग।
चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो दिखने में कुछ और होते हैं और असल में कुछ और। ये दिखने में प्लूरल लग सकते हैं पर होते सिंगुलर हैं, या फिर इसका उल्टा। ये तो क्लासिक केस है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़ सबके आखिर में एस है, पर ये हैं सब सिंगुलर कॉन्सेप्ट्स, इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगता है। हम कहते हैं द न्यूज़ इज ऑन एट 6, द न्यूज़ आर ऑन एट 6 नहीं। और फिर इसका एकदम उल्टा भी होता है, जैसे कैंची या पतलून। चीज़ एक है पर क्योंकि उसके दो हिस्से हैं, ग्रामर उसे प्लूरल मानती है, इसलिए हम कहते हैं दोस ट्राउजर्स आर मेड ऑफ वूल, इज नहीं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं, जहां कुछ और खास मामलों पर नजर डालेंगे जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। भिन्न और प्रतिशत का नियम काफी कुछ सम और ऑल वाले नियम जैसा ही है। आपको बस ये देखना है कि ये किसका हिस्सा है। जैसे 1/4 ऑफ द सैंड इज वाइट, यहां सैंड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन 50% ऑफ द टीचर्स आर हार्वर्ड ग्रेजुएट्स में टीचर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। जब भी हम नापतोल की बात करते हैं, जैसे पैसे, वजन या दूरी, और उसे एक पूरी यूनिट की तरह देखते हैं, तो वर्ब सिंगुलर ही होता है। जैसे $5 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल वॉज रिक्वायर्ड। हम इन्हें एक सिंगल अमाउंट के तौर पर देख रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी नियम है और बहुत कॉमन गलती भी। जब कोई सेंटेंस देयर इज या देयर आर से शुरू होता है तो याद रखिए देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। असली सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है। इसलिए हम कहते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम और देयर आर मैनी क्वेश्चंस। और आखिर में एक स्पेशल केस, सब्जेक्टिव मोड। ये थोड़ा एडवांस्ड है पर जानना अच्छा है। जब हम कोई काल्पनिक बात या कोई इच्छा जाहिर करते हैं जो सच नहीं है, तो हम सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वॉज की जगह वर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विश आई वर इन कैलिफोर्निया। तो अब जब हमने इतने सारे नियम देख लिए हैं तो एक सवाल उठता है, जब हम किसी के लिखे हुए में ऐसी छोटी सी ग्रामर की गलती देखते हैं तो ये उस लिखने वाले के बारे में क्या बताता है? उसकी अटेंशन टू डिटेल, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या संदेश देता है? ये सोचने वाली बात है ना।